नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए चल रहे हैं। मेरा भी प्रयास है कि आप के लिए प्रैक्टिस सेट में समय समय पर लाती रहूँ। इस समय जो हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट में तैयारी कर रहे हैं वो है हमारे टॉपिक टू टॉपिक। इसमें 25 प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर चल रहे हैं और 25 प्रश्नों में अधिक प्रश्न हमारे संकलित रहते हैं क्योंकि हम व्याख्या भी देखते हुए चल रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेज पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। साथ ही लाइक कीजिए। जो भी आपको कुछ कमेंट लगता है वो आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ें या आज के नवीन प्रश्नों को देखें इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच संचालित है। जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में हमने हिंदी के 50 टेस्ट पेपरों का प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। जो भी बच्चे ये प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं वो भी 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं डेमो के लिए। इसमें विशेषता ये है कि प्रति टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों पर आधारित है, यानी कि 50 टेस्ट पेपरों में अगर हम देखेंगे तो 6250 प्रश्नों का संकलन है। इसी के साथ में मात्र 11 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको लगेगा और ये टेस्ट पेपर एकदम बहुत ही नवीन है। तो जो भी बच्चे डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं या परीक्षा के पैटर्न से पहले परीक्षा में बैठने से पहले परीक्षा के पैटर्न या प्रश्नों के पैटर्न को से रूबरू होना चाहते हैं वो ये टेस्ट पेपर ज़रूर ले लें। 50 टेस्ट पेपर यानी कि 2 महीने आप प्रैक्टिस करेंगे और नवीन प्रश्नों का संकलन देखेंगे आप। इसी के साथ में आप तैयारी बहुत बेहतर कर ले जाएंगे अपनी। तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या हिंदी प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, इससे पहले हमने प्राइज़ नहीं ऑन किया था, नहीं खोला था आपके सामने, लेकिन कुछ बच्चों की विशेष मांग रहती है कि मैम आप प्राइज़ बता दिया कीजिए, तो हमें थोड़ा आसानी रहती है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है हमारा सूफी काव्य से कि राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। आपको बताना है कि राघव चेतन जो है वो किस सूफी काव्य का पात्र है। मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। तो राघव चेतन जो है, जो शैतान का प्रतीक है, ये आपके पद्मावत का प्रतीक है। ये पद्मावत का पात्र है। नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी में जो है प्रेम कहानी के मध्य परोक्ष सत्ता का प्रतीक जो है इसमें बांधा गया है। पात्रों में अगर हम बात करेंगे इसमें तो रतन सेन है, पद्मावती है, सुबा यानी कि हीरामन तोता है, अलाउद्दीन आदि पात्र जो है इसमें देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आपको बताना है सूफी काव्य परंपरा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो कौन सी मानी जाती है। मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। तो सूफी काव्य की जो श्रेष्ठ रचना मानी जाती है वो है आपकी पद्मावत। किसकी है? तो जायसी जी की है। मधुमालती किसकी है? तो ये मंजन की है। मृगावती किसकी है? तो कुतुबन की है। और चंदायन किसकी है? यहाँ पे तो चंदायन आप बताइएगा किसकी है कमेंट में। इससे पूर्व की क्लास में हमने इसको पढ़ा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है जायसी की जो रचना है पद्मावत उसके विषय में कौन सा कथन यहाँ पे जो है आपके गलत है। तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, या यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, या इसकी भाषा ठेठ अवधि है, या इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। इसमें कौन सा कथन है जो पद्मावत के विषय में सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है कि जायसी ने ये पहला विकल्प गलत है कि तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। तो इसमें जायसी ने तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर दोहा चौपाई शैली को नहीं अपनाया है। बाकी यह एक प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। पद्मावत में 57 खंड हैं।
तथा प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रत्नसेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। ये विशेषताएं हैं पद्मावत की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के युग्म में सही युग्म नहीं है। कौन सा? उस्मान चित्रावली, उस्मान की चित्रावली रचना है, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है, कुतुबन की पद्मावत है या काशिम शाह की हंस जवाहिर है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आप सभी पकड़ गए हैं। तो कुतुबन की रचना पद्मावत नहीं है, पद्मावत जायसी की है और कुतुबन की क्या है? तो मृगावती। वन में क्या है? मृग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? मंझन, जायसी, कुतुबन, उस्मान। तो शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? तो वो है आपके उस्मान। उस्मान हाजी बाबा के शिष्य थे, गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे और ये 5 भाई थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? इनमें कौन सा कथन है जो सूफी कवियों के विषय में सही नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। यह सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। तो कौन सा कथन सही नहीं है? अगर बात करें इसमें तो ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। आपको बताना है अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, काशिम शाह, शेख रहीम, नूर मोहम्मद। तो अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। और ये इस रचना में क्या है कि 5-5 अर्धालियों पर बरवे का क्रम रखा गया है। ठीक है, तो इस रचना में 5-5 अर्धालियों पर बरवे को रखा गया है। ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रश्न कई बार बन चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। पहला है नक्सिक वर्णन, लोक, यहाँ पे लोक कीजिएगा बच्चे, लोक सामान्य भावभूमि, प्रतीकात्मकता, या 12 मासा इतिहास और कल्पना का योग, मार्मिकता, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, या विरह वर्णन, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा, परंपरा की प्रौढ़ता। तो इनमें कौन सा विकल्प जो है असंगत है? तो वो है आपका कि नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन, ये जो है इसमें सही नहीं है, क्योंकि इसमें 57 खंड है पद्मावत में। ठीक है, ये विकल्प आपका गलत है। बाकी सब जो है पद्मावत के विषय में सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत में 12मासी पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? जायसी ने पद्मावत में 12मासी पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? विरह वर्णन, मसनवी शैली, शौर्य चित्रण, नक्शिक वर्णन। तो 12मासा का जो वर्णन किया है जायसी ने, वो विरह वर्णन के लिए किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है इनमें कौन सा कथन गलत है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है, या सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं, या सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, या सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। इनमें कौन सा कथन गलत है? अगर बात करें तो सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं, जबकि नहीं, प्रबंधात्मक रूप में जो है यहाँ पे ये लिखे गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? मृगावती कुतुबन की रचना है, पद्मावत जायसी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मधुमालती मंझन की है, और आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की रचना है। कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें डी विकल्प आपका गलत है, क्योंकि आखिरी कलाम जायसी की रचना है। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंदायन की रचना कब हुई थी? आपको बताना है कि जो चंदायन है उसकी रचना कब हुई थी। चंदायन किसकी है? तो मुल्ला दाऊद की है। 1379 ईस्वी, 1503 ईस्वी, 1540 ईस्वी या 1370 ईस्वी। तो चंदायन की जो रचना है वो 1379 ईस्वी में हुई थी और इसका जो नायक है वो लौर या लौरिक है और नायिका चंदा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, पद्मावत की रचना शैली क्या है? पद्मावत की रचना शैली क्या है? मुक्तक गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोकगीतों की शैली या फारसी की मसनवी शैली। बात करें तो पद्मावत के विषय में पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो फारसी की मसनवी शैली जो है इसमें सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जायसी की काव्य भाषा क्या थी? आपको बताना है जायसी की काव्य भाषा क्या थी। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी। प्रश्न पिछले पेपर में भी बन गया था। तो जायसी की जो भाषा है वो अवधी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। आपको बताना है सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? चंदायन, मधुमालती, अनुराग वासुरी, मृगावती। तो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का जो पहला ग्रंथ माना जाता है वो चंदायन। बात करें किसका है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। मधुमालती मंझन की है। अनुराग वासुरी नूर मोहम्मद की है और मृगावती कुतुबन की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है नागमती जो वियोग खंड पद्मावत का है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है, या यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है, यह वियोग चैत मास से प्रारंभ होता है, या इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। अब इससे पूर्व के प्रश्नों में आपने देख लिया था इससे पहली क्लास में। तो इसमें क्या है कि यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, नहीं, यह वियोग किससे शुरू हुआ है? तो आषाढ़ से हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? आपको बताना है कौन सा गलत है। जायसी की पंक्ति है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, ये सही है। या सूरदास भज मन चरण कमल अविनाशी, या कबीर अंश तणियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, या बिहारी की अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग। तो इनमें कौन सा गलत है? अगर बात करें तो ये जो है भजमन चरण कमल अविनाशी, ये सूरदास की नहीं है। किसकी है? तो मीराबाई की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्यों वियोग उस बाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है। आपको बताना है बाउर का अर्थ क्या है। विधवा, ग्रामीण स्त्री, पगली, रुग्ण स्त्री। तो प्यों वियोग अस, यहाँ पे अस कीजिए, प्यों वियोग अस बाउर जीव। इसमें बाउर का जो अर्थ है वो है पगली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आपको बताना है कौन सी रचना जायसी की नहीं है। आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मधुमालती। तो इसमें जो रचना है वो मधुमालती जायसी की नहीं है। किसकी है? मंझन की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जहाँ समय नहीं देना होगा वहाँ पे बढ़ेंगे। प्रश्न है, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? कुतुबन किस बादशाह के आश्रित कवि थे? अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुब शाह, शेर शाह। तो कुतुबन जो है ये आपके हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? आपको बताना है पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है। पद्मावती, सुआ, रतन सेन, नागमती। तो पद्मावत में जो गुरु का प्रतीक है वो कौन है? तो सुआ यानी कि तोता, ये गुरु का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है?
आपको बताना है। इन रचना और रचनाकारों में कौन सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना है। कौन सा सही नहीं है? बात करें तो हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना नहीं है। ठीक है, तो हंस जवाहिर किसकी है? काशिम शाह की। बाकी सब सुमेलित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। जायसी की रचना कौन सी नहीं है? पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती, आखिरी कलाम। तो जायसी की रचना जो है वो इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती अनुराग बांसुरी किसकी हैं? तो नूर मोहम्मद की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रत्नसेन की पत्नी का क्या नाम है? आपको बताना है जो पद्मावत में रत्नसेन है उसकी पत्नी कौन है? कमलावती, नागमती, वेदवती, मृगावती। तो पद्मावत में जो रत्नसेन की पत्नी है, एक तो पद्मावती हो जाती है और दूसरी कौन है? जो पहली है वो है नागमती। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न पे। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कि चार उठाए लेन एक मोठी, दीन उड़ाई पिरथ में झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम, रामचरितमानस। तो चार उठाए लेन एक मोठी, दीन उड़ाई पिरथ में झूठी, ये जो पंक्ति है ये किससे ली गई है? तो ये पद्मावत से ली गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति कई बार प्रश्न में बन चुकी है। आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। क्लास को लाइक कीजिए, जो भी उचित लगे कमेंट कीजिए। जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर क्लास को शेयर करते रहिए। अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।